डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यानी कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रारंभ यानी कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जिसमें हम ये जानेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वेबर क्या रहा, फेकनर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, गॉल्टन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा साइकोलॉजी में, और साइकोफिजिक्स क्या था, साइकोफिजिकल मेथड्स क्या रहे। और सेकेंड में हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम वुंट और टीचनर का क्या रहा, साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में योगदान क्या रहा, इनका साइकोलॉजी में क्या योगदान रहा। और थर्ड जो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से वो ये होगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम जेम्स एंड एबिंगहाउस इन साइकोलॉजी। विलियम जेम्स और एबिंगहाउस का साइकोलॉजी में क्या योगदान रहा और इनका योगदान साइकोलॉजी में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या प्रयोगों की शुरुआत के रूप में कैसे देखा जाता है, इसके ऊपर आज ये टॉपिक होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ वेबर, फेकनर एंड गाल्टन इन साइकोलॉजी, साइकोफिजिक्स एंड साइकोफिजिकल मेथड्स। तो साइकोफिजिक्स, इसको बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। उसके जो दो फेमस स्कॉलर्स हैं, इनके नाम काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जब भी हम साइकोफिजिक्स पढ़ते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो उनमें प्रमुख नाम जो निकल के आते हैं उसमें सबसे पहला नाम है वह वेबर का और दूसरे हैं गुस्टाव फेकनर का। ठीक, तो ये विद्वान रहे हैं, इनके थ्रेशोल्ड में काम थे। दहेली जो एक कॉन्सेप्ट है साइकोफिजिक्स का, उसमें यह था कि जब भी परसेप्चुअल प्रोसेस होता है, जब भी व्यक्ति किसी वस्तु को या किसी भी कॉन्सेप्ट को परसेप्ट करता है, तो कौन सा पॉइंट है जहाँ से उस दहेली की शुरुआत होती है परसेप्शन की, चाहे विजन हो, चाहे ऑडिटरी हो, चाहे किसी अन्य प्रकार का हो, त्वचा से संबंधित हो, किसी प्रकार का परसेप्शन सेंसेशन की दहेली क्या होती है, थ्रेशोल्ड, वहाँ से इनका जो कोर कॉन्सेप्ट है साइकोफिजिक्स का या इनके विद्वानों के सिद्धांतों के, वह बात है जिनके जिनके लिए ये काफ़ी प्रचलित है। और तो उसमें पहला जो साइकोफिजिक्स क्या है, वही साइकोफिजिकल मेथड्स क्या हैं, कि साइकोफिजिक्स जर्मन वैज्ञानिक और दार्शनिक गुस्ताव थियोडोर फेकनर द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने शब्द को डेवलप भी किया और इसको एक पॉपुलराइज किया और मूलभूत तरीकों का विकास किया, विस्तृत मनोभौतिकी प्रयोगों का संचालन किया और जांच की एक पंक्ति शुरू की जो अभी भी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में बनी हुई है। फेगनर की क्लासिक पुस्तक है एलिमेंटेडी साइकोफिजिक, जो 1860 में उनकी पब्लिश हुई, को न केवल मनोभौतिक बल्कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। साइकोफिजिक्स मात्रात्मक रूप से फिजिकल स्टिमुलाई और उनके द्वारा उत्पन्न सेंसेशंस एंड परसेप्शन के बीच संबंधों की जांच करता है। साइकोफिजिक्स को स्टिमुलस एंड सेंसेशन के बीच संबंध का एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में वर्णित किया गया है, या पूरी तरह से किसी विषय के अनुभव या व्यवहार पर व्यवस्थित रूप से एक स्टिमुलस के गुणों के प्रभाव पर अध्ययन करके परसेप्चुअल प्रोसेस का विश्लेषण एक या अधिक भौतिक आयामों के साथ जो होता है उसको साइकोफिजिक्स माना है। तो मात्रात्मक रूप से फिजिकल स्टिमुलाई और उसके द्वारा उत्पन्न सेंसेशन और परसेप्शन के बीच संबंधों की जांच जो हम करते हैं उसको साइकोफिजिक्स कहते हैं। फिजिकल स्टिमुलस जो भी है, जो हमारे अंदर स्टिमुलेट करता है, सेंसेशन पैदा करता है, उसके और जो सेंसेशन या परसेप्शन पैदा हुआ इसके बीच की जो संबंधों की जांच है इसको साइकोफिजिक्स कहते हैं। ठीक, तो इस ढंग से फेकनर ने इसको स्थापित किया, इस वर्ड को, इसके ऊपर काम किया, शुरुआत की इसमें। और आधुनिक थ्रेशोल्ड माप, आइडियल ऑब्जर्वर एनालिसिस और संकेत पहचान से सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी जो है साइकोफिजिक्स के मूल सिद्धांत हैं जिनको पढ़ा जाता है। जब भी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, आगे साइकोफिजिक्स पढ़ेंगे, कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये सब सारी चीज़ें हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलेंगी। और नेक्स्ट गाल्टन के, सर फ्रांसिस गाल्टन एक विद्वान थे जो एक साइकोमेट्रिशियन भी थे। ठीक, मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ, समाजशास्त्री होने के साथ साथ, सांख्यिकी विद होने के साथ साथ
ट्रॉपिकल एक्सप्लोरर थे, भूगोलविद थे, तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। तो एक अंग्रेजी विक्टोरियन युग के पॉलीमथ थे, एक सांख्यिकीविद थे, राजनीति समाजशास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, मानव विज्ञानी थे, ट्रॉपिकल एक्सप्लोरर थे, भूगोलविद थे, आविष्कारक थे, मौसम विज्ञानी, प्रोटोजेनेटिस्ट और साइकोमेट्रिशियन थे। मानव मन के एक अन्वेषक के रूप में उन्होंने साइकोमेट्रिक मानसिक संकाय को मापने का विज्ञान और अंतर मनोविज्ञान, साथ ही साथ व्यक्तित्व की शाब्दिक परिकल्पना की स्थापना की। उन्होंने उंगलियों के निशान को वर्गीकृत करने के लिए एक विधि तैयार की जो फॉरेंसिक साइंस में उपयोगी साबित हुई। ठीक, तो फिंगरप्रिंट्स के ऊपर भी उनका काम था, जो आगे जाके फॉरेंसिक साइकोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस में उसका यूज मिला, उसकी हेल्प मिली। उन्होंने प्रार्थना की शक्ति पर भी शोध किया, आगे जो प्रेयर है उसकी क्या इम्पैक्ट है, स्पिरिचुअलिटी पॉजिटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है अभी में जो स्टडी किया जाता है प्रेयर को, तो उसका क्या शक्ति है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला प्रार्थना करने वाले की दीर्घायु पर इससे शून्य प्रभाव के कारण कोई नहीं थी। ठीक, और उन्होंने इसमें संबंध में रिसर्च किया और अपने एनालिसिस या कंक्लूजन भी दिए। तो गाल्टन और वेबर फेकनर इनके अपने एक विद्वान हैं, अपने योगदान है साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में, साइकोफिजिक्स के, साइकोफिजिकल मेथड्स के डेवलपमेंट में इनका योगदान है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट में कि कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम वुंड एंड टीचनर इन साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान में विलियम वुंड का और टीचनर का क्या योगदान है। जैसा कि हम जानते हैं विलियम वुंड फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला लैब खोला था साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी को एज ए सेपरेट सब्जेक्ट शुरुआत किया था। ठीक, 1879 में तब से साइकोलॉजी की एक शुरुआत मानी जाती है, तब से एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा। तो विलियम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इसलिए कहा जाता है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत को कहें या स्ट्रक्चरलिस्ट इनको माने, हर रूप में इनके योगदान है। तो स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद, इनका योगदान, इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है अगर विलियम वुंड को हमने जानना है। तो इन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स, structuralism is a general theory of culture and methodology that implies that elements of human culture must be understood by way of their relationship to a broader system. It works to uncover the structures that underlie all the things that humans do, think, perceive and feel. ठीक, तो इन्होंने स्ट्रक्चर की बात की है। इनका मानना ये था कि जैसे साइंस में होता है और फिजिकल साइंसेस में होता है सेल का, अन्य एटम का, परमाणु का, इन सबका स्ट्रक्चर है, इसी ढंग से हमारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का, मन का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इनका मानना था। तो ने कहा कि उस स्ट्रक्चर को हम स्टडी करके मानव बिहेवियर को ढंग से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मनोविज्ञान को ठीक से जान सकते हैं। तो एरिजन एसिस्टर के अनुसार संरचनावाद जो है के संबंधित 4 आम विचार एक बौद्धिक प्रवृत्ति की रचना करते हैं। सबसे पहले संरचना वह है जो पूर्णता के प्रत्येक तत्व की स्थिति को निर्धारित करता है। ठीक, दूसरा संरचनावादियों का मानना है कि हर प्रणाली की एक संरचना होती है। इनका जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स की, साइकोफिजिक्स की या फिजिकल साइंसेस की जैसे एक संरचना होती है, ऐसे ही हर प्रणाली में, चाहे साइकोलॉजी हो या किसी अन्य सब्जेक्ट हो, एक संरचना होगी, संरचना के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा स्ट्रक्चरलिस्ट जो मानते थे कि संरचनात्मक नियमों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। संरचनावादी जो बदलाव की जगह सह अस्तित्व से संबंधित होते हैं। ठीक, और आखिर में संरचनाएं वे असली वस्तुएं हैं जो अर्थ के धरातल या सतह के नीचे विद्यमान रहती। संरचनाओं पर ही अर्थ टिका है, इनका कहने का मतलब। तो ओवरऑल जो मैंने कंसेप्चुअल बात की थी स्ट्रक्चरलिस्ट की, स्ट्रक्चर का होना मानते हैं, इस पर इनका अध्ययन था। शुरुआत जब साइकोलॉजी की भी तब से स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन एंड एनालाइजिंग द माइंड इनटू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट्स। तो इन्होंने माइंड का
स्मॉलेस्ट पास्ट में इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। साइकोलॉजी जो मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद विलियम वुंट, who was famous for founding the very first lab devoted to experimental psychology and is generally considered the father of modern psychology। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन्हें इसलिए कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की एक लैब इन्होंने स्थापित की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसलिए कहा जाता है, या फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इनको जनरली इस रूप में भी जाना जाता है। Was Wundt really the founder of this school of thought, early school of thought? While Wundt is often listed as a founder of structuralism, he never actually used the term। ठीक, इन्होंने एक टर्म तो यूज नहीं किया। स्कूल ऑफ थॉट जो बात है यहाँ पर, instead would Wundt refer to his idea as voluntarism। इन्होंने तो नहीं कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म है या कुछ ऐसे शब्द की इन्होंने बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पर यूज किया है उस टर्म को, उन्होंने वॉलंटरिज्म के यूज किया है, स्ट्रक्चरलिज्म जिसको हम अभी वर्तमान में कहते हैं। तो इन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट शब्द तो यूज नहीं किया, लेकिन वर्तमान में हम उसको स्ट्रक्चरलिज्म के रूप में जानते हैं। उसको वॉलंटरिज्म में कहा कि वॉलंटियर ढूंढते हैं और उसके ऊपर रिसर्च किया, जैसे भी उस रूप में उनको माना हो उन्होंने। इट वॉज हिज स्टूडेंट एडवर्ड बी टीचनर। तो टीचनर उनका योगदान जो यहाँ पर है टॉपिक, who invented the term structuralism at the University in America। तो इनको जो शिष्य आए बाद में टीचर, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म टर्म की इन्वेंट किया, उसको डेवलप किया उस टर्म को। तो जो उनका मेन टूल था, मेथड था स्टडी का, वो इंट्रोस्पेक्शन था, आत्मनिरीक्षण। कि हमारे निरीक्षण, हमारे अनुभव के आधार पर जो इनको फाइंडिंग्स मिली, उनको ही इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद की फाइंडिंग्स के रूप में माना। तो टीचर टुक Wundt's experimental technique known as introspection and used it to focus on the structures of human mind। Anything that could not be investigated using this technique, Tirner believed was not in the domain of psychology। तो इनका मानना था कि इंट्रोस्पेक्शन के दायरे में जो नहीं है, साइकोलॉजी के दायरे में नहीं हो सकता। ये शुरुआती जो इनके रिसर्च था इन साइकोलॉजिस्ट का, इन स्ट्रक्चरलिस्ट का, इनकी ये मान्यता थी मूलभूत। और तो नेक्स्ट तो विलियम वुंट के बारे में थोड़ा सा और इसको जानने की उनके क्या विचार थे, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट समझने का यहाँ पर यही है इनका इन विद्वानों के बारे में, क्योंकि यही फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है। तो इनको जितना डिटेल में जाने वो हमारे लिए अच्छा है। तो विलियम वुंट 1832 से 1920 तक का इनका जीवन चक्र रहा, जीवन समय रहा इनका। वॉज बॉर्न एंड Germany, suburb of the important commercial center of Mannheim, the same year that Goethe died। When he was 4 years old, he and his family moved to the small town of Hildesheim। He was the fourth and the last child of a Lutheran minister। His father's side of the family included historians, theologians, economists, and the two presidents of the University of Heidelberg। तो यह तो इनकी एक छोटा सा जीवन चक्र की बात है। तो वुंट्स यूज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, तो इंट्रोस्पेक्शन का इनका यूज था, इसी बात को टीचनर साहब ने आगे बढ़ाया। तो टू स्टडी द बेसिक मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द इमीडिएट एक्सपीरियंस, वुंट यूज्ड a variety of methods including introspection। Wundt's use of introspection bore little resemblance, however, to how the empiricists and the sensationalists used it to study idea of association। Wundt distinguished between pure introspection, the relatively misstructured self-observation used by earlier philosophers। तो उन्होंने प्योर इंट्रोस्पेक्शन और जो रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड सेल्फ ऑब्जर्वेशन को उन्होंने अलग किया, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन और रिफॉर्म्ड वे में लाए। जो अर्ली फिलोसोफर्स यूज करते थे सेल्फ ऑब्जर्वेशन के रूप में, जो उसको देखते थे। एन एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन वाज ही बिलीव्ड टू बी साइंटिफिकली रिस्पेक्टेबल। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन की बात की, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत थी, इसलिए उन्होंने एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन से हटके एक नवीन एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन मेथड की शुरुआत की। और साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट
उसको साइंटिफिक टच दिया। और इनका एलिमेंट ऑफ थॉट्स जो रहे, अकॉर्डिंग टू वुंड देयर आर टू बेसिक of mental experience, sensations and feeling. A sensation occurs whenever a sense organ is stimulated and the resulting impulses reaches the brain. Sensation can be described in terms of modality, visual, auditory, taste and so on, and intensity, such as how loud an auditory stimulus is. Within a modality, a sensation can be further analyzed to determine its qualities. For example, a visual sensation can be described in terms of ह्यू, कलर, कलर के रूप में विजुअल सेंसेशन डिस्क्राइब हो सकता है, एंड सैचुरेशन, रिचनेस ऑफ कलर, ठीक। एंड ऑडिटरी सेंसेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पिच एंड टिम्बर, फुलनेस ऑफ टोन, कि भाई कितनी टोन है उसमें। टेस्ट सेंसेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स डिग्री ऑफ सॉल्टीनेस, शोरनेस, बिटरनेस, स्वीटनेस एटसेट्रा। तो यही है इनकी बातें, जो सेंसेशन का भी उन्होंने विचार जो है सेंसेशन और फीलिंग की जो इन्होंने बात की। टू बेसिक टाइप में उन्होंने कहा कि दो बेसिक टाइप के जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, एक तो सेंसेशन होता है, एक फीलिंग होता है, ठीक। सेंसेशन इन रूपों में होता है हमारे सेंसेस से, ठीक। टेस्ट ऑफ सेंसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, ये जो हमने बात कर ली। ऑल सेंसेस आर अकम्पनीड बाय फीलिंग्स, तो इनका जो संबंध है वो फीलिंग से, इन सारी सेंसेशन का, इनका ये मानना था। और जो भी हमारी एक्सपीरियंस है, मेंटल एक्सपीरियंस करते हैं सेंसेशन और फीलिंग्स के माध्यम से ही करते हैं और आपस में ये संबंधित हैं, ये उनका मानना था। वुंट रीच्ड दिस कंक्लूजन व्हाइल लिसनिंग टू द बीट ऑफ ए metronome and nothing that some rates of beating were more pleasant than others. From his own introspections, he formulated his tridimensional theory of feeling, according to which any feeling can be described in terms of the degree to which they possess three attributes: pleasantness, unpleasantness, ठीक, excitement और calm, and strainedness और रिलैक्सेशन, ठीक। तो भाई किस तरीके से एट्रीब्यूट्स होंगे, तो इनके आधार पर फीलिंग उन्होंने ट्राई डायमेंशनल थ्योरी की बात की, फॉर्मुलेटेड डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग, और जो तीन रूपों में कहा, तो प्लीजेंटनेस होगी या अनप्लीजेंटनेस होगी, ठीक, या तो एक्सपेरिमेंट होगा या काम होगा, फीलिंग के जो उन्होंने बात की, या स्ट्रेन होगा या रिलैक्सेशन होगा। तो इस तरीके से उन्होंने सेंसेशन की भी बात की यहाँ पर और फीलिंग्स की बात की। तो उनका ये सब जो हम अध्ययन कर सकते हैं साइंटिफिक इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा साइंटिफिक साइकोलॉजी की शुरुआत हो जाती है। हालांकि इनको अभी वर्तमान में तो मॉडर्न साइकोलॉजी में, यानी कि साइकोलॉजी अभी का जो आधुनिक समय है, आधुनिक साइंस है, बिहेवियरल मेंटल प्रोसेस, उसको तो ये सब मानता नहीं इंट्रोस्पेक्शन को। फिर भी जो साइंटिफिक टच जरूर इनसे मिला है साइकोलॉजी को, साइंटिफिक शुरुआत हुई एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की इन विद्वानों के माध्यम से शुरुआत हुई है, इसलिए इनको पढ़ा जाता है, पढ़ा भी जाना चाहिए। और जो फिर नेक्स्ट आते हैं टीचनर, जो इनके शिष्य थे, तो एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टीचनर 11 जनवरी 1867 3 अगस्त 1927 तक इनकी जीवन अवधि रही। एक अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने विलियम वुंड के अधीन कई वर्षों तक अध्ययन किया। टीचनर सबसे अधिक मनोविज्ञान के अपने ही संस्करण बनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपना ही संस्करण की बात की, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो विलियम वुंड थे उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की। स्ट्रक्चरलिज्म शब्द जो दिया है इन्होंने ही दिया है, शिष्य जो थे वुंड के, और टीचनर साहब इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की। मन की संरचनावाद का वर्णन किया उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा डॉक्टरेट कार्यक्रम बनाया और पहली स्नातक छात्रा मार्गरेट फ्लॉय वॉसबर्न को उन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी करने वाली पहली महिला बनी 1894 में। और उनके जो मेन फोकस था स्टडी का, और जो मेन उनके कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं उनके स्टडी में, पहला है इंट्रोस्पेक्शन और दूसरा अटेंशन और लाइफ एंड लीगैसी, ठीक। इनके तीन रूपों में हम इनके अध्ययन कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन की उनके क्या विचार रहे, और अटेंशन का उनके क्या विचार था, उनका जीवन क्या रहा, उनका जीवन चरित्र कैसे रहा, इस रूप में हम
इनके जीवन चक्र को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इनका यहाँ से भी इतिहास जुड़ा है कि उनकी पहली स्नातक महिला जो थी छात्रा, सबसे पहली जो पीएचडी बनी साइकोलॉजी की, वह 1894 में मार्गरेट फ्लॉय वॉसबर्न, जिनका नाम था, पहली मनोविज्ञान में पहला पीएचडी करने वाली महिला वो बनी, जो इन्हीं की ही शिष्या रही टिचनर, आपके एडवर्ड टिचनर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि विलियम जेम्स और एबिंगहॉस का क्या योगदान रहा साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में। तो स्ट्रक्चरलिज्म आया, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में, शुरुआती लेक्चर्स में बात की है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, सक्सेसिव डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस डेवलप हुआ। तो उसके बीच में कौन सी कड़ियाँ हैं, कौन से सिद्धांत आते हैं। सबसे पहला जैसे हमने बात की स्ट्रक्चरलिज्म में, स्ट्रक्चर की बात है माइंड के। फंक्शनलिज्म फंक्शन की बात, कहते हैं हम स्ट्रक्चर से तो स्टडी नहीं कर सकते एज ए विंड, क्योंकि मन एक हवा की तरह है, उसको हम स्ट्रक्चर से तो नहीं जान सकते, देख सकते, लेकिन दिशा उसकी जरूर जान सकते हैं, किस दिशा में वो बह रहा है, किस और उसका रुख है। तो उस तरह के फंक्शंस के माध्यम से हम समझते, तो फंक्शनलिज्म वहाँ से आया है। तो प्रकार्यवाद जिसको कहते हैं, तो फंक्शनलिज्म जो थे, फंक्शनलिस्ट, उनका मानना क्या था, तो फंक्शनलिज्म इन साइकोलॉजी, a broad school of thought originating in the US during the late 19th century that attempted to counter the German school of structuralism led by the Edward Titchener. टिचनर साहब का जो स्ट्रक्चरलिज्म का सिद्धांत था, उनसे थोड़ा सा हटके इन्होंने फंक्शनलिज्म की बात की, फंक्शनलिज्म की शुरुआत आई। तो फंक्शनलिस्ट इंक्लूडिंग साइकोलॉजी विलियम जेम एंड जेम्स रोलैंड एंजल एंड फिलोसोफर जॉर्ज एच मीड, आर्किबेल्ड एल मूरे एंड जॉन डीवी, जो थे इन सिद्धांत के, प्रकार्यवाद के संबंधित विद्वान थे। स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल रेशनल थॉट ओवर एन एक्सपेरिमेंटल। ठीक, उन्होंने एम्पेरिकल की बात की, तार्किकता की बात की, अनुभवजन्य हो, तार्किक हो उसमें, ये बात की, ट्रायल एरर की बात की। कोई भी हम सीख सकते हैं, ट्राई और एरर मेथड के माध्यम से सीख सकते हैं, करते हुए त्रुटि भी करते हैं, फिर हम उसमें सीखते भी हैं। ऐसे धीरे धीरे कोई भी सिद्धांत डेवलप हो सकता है, इस फिलोसॉफी की बात इसमें आई। और द ग्रुप वॉज कंसर्न मोर विद द कैपेबिलिटी ऑफ माइंड देन विद द प्रोसेस ऑफ थॉट। द मोमेंट वॉज दस इंटरेस्टेड प्राइमरीली इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। तो चलिए विलियम जेम्स के ऊपर नज़र डालते हैं। विलियम जेम्स 1842 से 1910 represents a transition between European psychology and US psychology. His purpose was never to suggest a school of thought, but his idea contained the seeds that would grow into the school of thought. उन्होंने किसी स्कूल ऑफ थॉट की बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने ऐसा आइडिया जरूर दिया, ऐसा बीज जरूर बोया जो फ्यूचर में फंक्शनलिज्म के रूप में ग्रो हुआ, उस रूप में जाना गया। मेन हाइलाइट्स ऑफ हिज वर्क, उसके जो हाइलाइट्स थे उनके वर्क के, विलियम जेम्स साहब के, और द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने साइकोलॉजी के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर बात की। अब जिसको डिटेल में पढ़ना हो यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं, लिखा भी हुआ है, उसको हम बहुत डीपली तो इनको नहीं जाएंगे, मोटा मोटा कॉन्सेप्चुअल इसको समझते हुए बढ़ेंगे। तो इन द 1878 पब्लिशर हेनरी होल्ट ऑफर्ड जेम्स ए contract to write a textbook on psychology. The textbook was finally published 12 years later in 1890 when James was 48 years old. Although James, the principle of psychology, were to revolutionize psychology, James 1920 did not think much of it. As he indicated in a letter he sent to the publisher along with the manuscript. तो प्रिंसिपल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के ऊपर उन्होंने बुक लिखी, जहाँ से इनको प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट की झलक देखने को मिलती है, शुरुआत देखने को मिलती है। और सेकेंड है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जेम्स अपोज दोज हु वर बिजी सर्चिंग फॉर द एलिमेंट्स ऑफ थॉट। तत्व ढूंढने के पीछे जो लग गए थे, तो उनका जेम्स साहब ने विरोध किया, अपोज किया। एंड द फर्स्ट प्लेस सेट जेम्स कॉन्शियसनेस इज पर्सनल। उन्होंने कहा कि जो हमारा चेतना पर्सनल है, ठीक, हम एक स्ट्रक्चर ढूंढें, उनके अलग अलग, सबके चेतना अलग अलग है, जितने व्यक्ति हैं उनकी अपनी चेतना है, उनकी विचारधाराएं हैं। तो हम कोई एलिमेंट तत्व ढूंढने लगे, स्ट्रक्चरलिज्म जैसी बात की,
स्ट्रक्चर ढूंढने की, उससे अपोज करते हुए इन्होंने सिद्धांत की बात की। इट रिफ्लेक्ट्स द experience of an individual and therefore it is foolhardy to search for elements common to all minds. Second, consciousness is continuous and cannot be divided up for analysis. उन्होंने कहा कॉन्शियसनेस कंटिन्यूअस है और उसका हम एक कॉमन ऐसा मेथड ढूंढ ले जो सब में कॉमन हो जाए, सब में जो जनरलाइज हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। उनका मानना था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की बात की डिफर होता है, लोग जितने हैं उतने उनकी कॉन्शियसनेस होती है, उनकी विचारधारा होती है, उनका मानना था। तो उन्होंने हैबिट्स एंड इंस्टिंक्ट्स की बात की। जेम्स ने बिलीव दैट मच एनिमल्स एंड ह्यूमन बिहेवियर इज गवर्न बाय इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट जिनको मूल प्रवृत्तियां कहते हैं, ठीक, मूल प्रवृत्तियां हमें गवर्न करती है, हमें चलाती है, उनका मानना था। और जैसे सिगमंड फ्राइड साहब की थ्योरी में भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, आप फ्यूचर में पढ़ेंगे और डीपली इसको। द सेल्फ की बात क्या है, जेम्स साहब ने कहा डिस्कस व्हाट ही कॉल्ड द एम्पेरिकल सेल्फ और द मी ऑफ पर्सनालिटी which consists of everything that a person could call his or her own। ठीक, तो सेल्फ की बात है, एम्पेरिकल सेल्फ की उन्होंने बात की। और इमोशंस की बात की तो जेम्स रिवर्स द ट्रेडिशनल बिलीव दैट इमोशंस रिजल्ट फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ एन इवेंट। तो ट्रेडिशनल ये था कि जब कोई इवेंट हुआ तो उसका रिएक्शन जो हुआ वो इमोशन के रूप में हुआ, ये उनका मानना था। उन्होंने इससे हटके उन्होंने कहा कि इट वॉज ट्रेडिशनली बिलीव दैट इफ वी सी ए बियर वी आर फ्रैटेंड एंड देन वी रन। ठीक, अकॉर्डिंग टू जेम्स उन्होंने कहा हम क्या, उन्होंने कहा जैसे हम कुछ भी हमने भालू देख लिया या कोई कुत्ता देख लिया तो हम डर गए और हम भाग गए, ये उन्होंने प्रोसेस की बात की, इमोशंस के प्रोसेस की बात की। लेकिन जेम्स साहब ने क्या कहा, एक ट्रेडिशनल बिलीव तो ये है कि जैसे हमने कुत्ता देखा हम डरे और हम भागे, ये प्रोसेस होगा। लेकिन विलियम जेम्स साहब का मानना था अकॉर्डिंग टू जेम्स इफ यू सी ए बियर, ठीक, वो कहते हैं कि जैसे हम कोई बियर भालू देखें या कोई कुत्ता देखें तो हम भागेंगे, ठीक, फिर वो कहते थे तब हम फ्राइटेंड हो, तब हम डरेंगे, तब हमारे में भय का भाव पैदा होगा, ये ऐसा मानते थे। इस रूप में इमोशंस के प्रक्रम की इन्होंने बात की। तो परसेप्शन अकॉर्डिंग टू जेम्स causes bodily reactions that are then experienced as emotion। उन्होंने कहा जो परसेप्शन होते हैं हमारे बॉडीली रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, इमोशंस की फीलिंग हमारे अंदर आती है, ये उनका मानना था। that are emotions, in other words the emotions we feel depend on what we do। उन्होंने कहा कि अगर सीधे सीधे अर्थ में उसको कहें एक सामान्य भाषा में, लेमन भाषा में, तो इमोशंस जो हम फील करते हैं उसका उस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। हम जैसा करते हैं वैसा ही इमोशन हम करते हैं, क्योंकि हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए भयकारक नहीं होती। ठीक, किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज़ भयकारक है, किसी व्यक्ति के लिए कोई अन्य वस्तु भयकारक होती है। और आई फ्री विल की बात जो उन्होंने कही, ऑल्दो जेम्स डिड नॉट सॉल्व द मैटर ऑफ फ्री विल he did arrive at a position with which he was comfortable। He noted that without the assumptions of determinism science would be impossible, and in so far as psychology was to be a science it too must assume determinism। ठीक, तो फ्री विल के सिद्धांत की या फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट था उनके कार्य में देखा गया। जेम्स एनालिसिस ऑफ वॉलंटरी बिहेवियर, जो स्वैच्छिक कार्य है उसकी बात की, स्वैच्छिक व्यवहार है उसकी बात की। अकॉर्डिंग टू जेम्स ideomotor theory of behavior, an idea of a certain action causes that action to occur। He believed that in the vast majority of cases ideas of actions flowed immediately and automatically, habitually and reflexively into behavior। This automatic process continues unless mental effort is expended to purposefully select and hold an idea of interest in the consciousness। तो ये उनका था। और फाइनली तो प्रैग्मेटिज्म के उनके सिद्धांत के उनकी राइटिंग्स में बात मिलती है, उनका अध्ययन मिलता है। तो ये विलियम जेम्स हैं, उनका जीवन चरित्र कैसा रहा और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रहे साइकोलॉजी के, उसके ऊपर हमने एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया। हम फाइनली बात कहेंगे कि एबिंगहॉस साहब, हरमन एबिंगहॉस जो थे, उनका क्या योगदान था साइकोलॉजी में,
साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में। तो 24 जनवरी 1850 से 26 फरवरी 1909 तक का उनका जीवन समय रहा, जीवन चक्र रहा। एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने स्मृति के प्रायोगिक अध्ययन की अगुवाई की। उसमें मेमोरी का जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई, उसके पायोनियर बन के रहे। और उन्होंने भूलने की अवस्था और रिक्ति प्रभाव, फॉरगेटिंग कर्व एंड द स्पेसिंग इफेक्ट की खोज के लिए जाना जाता है। उनको फॉरगेटिंग कर्व और स्पेसिंग इफेक्ट के खोज के रूप में जाना जाता है। जाने माने विद्वान हैं उस क्षेत्र के। वह सीखने के वक्र, लर्निंग कर्व का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। वह नवकांतियन दार्शनिक जूलियस एबिंगहॉस के पिता थे। ठीक, उनके रिसर्च ऑन मेमोरी, मेमोरी में जो उनकी रिसर्च है, योगदान के साथ साथ ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसको एबिंगहॉस इल्यूजन भी कहा जाता है, उनके ये सारे योगदान रहे, जिसको हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। और तो हमने बात कर ली कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के कैसे डेवलपमेंट हुआ और इन विद्वानों का एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के शुरुआत में, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में क्या योगदान रहा। अब हम फाइनली यहाँ पर शॉर्ट ब्रीफ देंगे कि जो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, जो सेक्शन 3 होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय होंगे। उसमें साइको एनालिसिस के बारे में जानेंगे, जिसको मनोविश्लेषण कहते हैं। उसमें न्यू फ्राइडियंस कौन है, एडलर हैं, जुंग हैं, कैनिन हॉर्नी हैं। और बिहेवियरिस्टिक्स जो पावलोव हैं, स्किनर हैं, व्यवहारवादी लोग हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, मानवतावादी अस्तित्ववादी मनोविज्ञान क्या है, फील्ड थ्योरी क्या है, लेविन जिनके विद्वान हैं। और साइको एनालिसिस एंड न्यू एनालिसिस, साइको एनालिसिस क्या है और नवीन एनालिसिस या नवीन विश्लेषण क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आशा करता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से हमने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो विद्वान थे उनके ऊपर एक डिस्कशन दिया, उससे हम थोड़ा सा समझ पाए। तो इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए, अन्य नॉलेज शेयर के लिए हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।